चिड़ियों की चहचहाहट को आपने कई बार सुना होगा और ऐसी ही चहचहाहट करने वाली गौरैया, कई लाख गौरैयों को, चिड़ियों को एक चीनी सन की तानाशाह ने मरवा दिया था और देश के नागरिकों से कहा कि जो जितनी मरी चिड़िया लेकर आएगा उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, खाने को खाना मिलेगा। यह सन की तानाशाह था माओ जेडोंग, जिसे माओ त्से तुंग नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन क्यों? यह सवाल आप सबके मन में उठा ही होगा। यह पूरा किस्सा आज आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे इस सन की तानाशाह, जिसे चीनी भगवान मानते थे, उसने कैसे कैसे सनक भरे फैसलों से इतिहास को काले पन्नों से रंग डाला। आप हमारी खास सीरीज द तानाशाह का पहला एपिसोड मेरे यानी कि तुषार कौशिक की जुबानी सुन रहे। तो जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को छोड़ दें तो आज दुनिया में शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होगा जो ब्रश या तो दातुन ना करता होगा। लेकिन आज हम जिस तानाशाह की बात कर रहे हैं वो कभी दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में से एक माना जाता था, लेकिन कहते हैं कि उसने अपने जीवन में, जिंदगी में कभी अपने दांतों पर कोई ब्रश किया ही नहीं। माओ त्से तुंग या माओ जेडोंग कितना सनकी था, इसका आपको बस अभी अंदाजा भर हुआ है। आगे आगे सुनिए क्या क्या बातें आपको हैरान करने वाली है। माओ के डॉक्टर रह चुके जी शी ली ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ। इसमें उन्होंने चीन के इस नेता के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी। मैं उन बातों में से कुछ आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स बताता हूं। जी शी ली के किताब के मुताबिक माओ जब सोकर उठते थे तो ब्रश करने के बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। यह उनका हर रोज का काम था। माओ के दांतों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके दांतों को हरे रंग से रंग दिया। सिर्फ यही नहीं, माओ कभी कभी नहाया भी कर लिया करते थे, लेकिन सिर्फ कभी कभी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नहाने से नफरत थी। माओ त्से तुंग सोने और उठने के मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग थे। कहते हैं कि उनका दिन रात में शुरू होता था। जब पूरी दुनिया सोती रहती थी तो वो काम करने के लिए उठते थे और जब लोगों के उठने का समय होता था तब जाकर वो सोने जाते थे। माओ के बारे में एक और बात काफी मशहूर है। वो हमेशा अपने ही पलंग पर सोते थे क्योंकि उन्हें किसी और के बिस्तर पर नींद ही नहीं आती थी। यहां तक कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते तब भी उनका पलंग हमेशा उनके साथ जाता था। 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में जन्मे माओ को दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था। मशहूर टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया था। चीन के लोग उन्हें महान प्रशासक मानते हैं। उनका मानना है कि माओ ही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी नीतियों से फाइनेंशियली, टेक्निकली और ट्रेडिशनली विकास के साथ चीन को दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किया। और इसी तानाशाह ने हालांकि भयानक गलतियों की वजह से करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई बार हकीकत को समझाने के लिए किसी फसाने का सहारा लेना पड़ता है। आज भी आपके सामने एक सच्ची घटना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक गांव होता है बिल्कुल पिछड़ा, किसी तरह का गुजर बसर करता हुआ एक गांव था। एक दिन उसके मुखिया को सपना आता है कि सुबह सुबह दरवाजे पर एक फकीर आएगा, उसके सर पर डंडा मारना है। फकीर मर जाएगा और सोने का बन जाएगा, स्वर्ण, गोल्ड। सुबह हुई, जब मुखिया के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो उसे अपने सपने की पहली कड़ी याद आ गई। मुखिया ने दरवाजा खोला, सामने एक फकीर खड़ा था। अब पूरा सपना दिमाग में घूमने लगा मुखिया के, और इसके बाद तो उसने कुछ सोचा ही नहीं। डंडा उठाया और दे मारा। फकीर बेचारा जान से गया और मुखिया को मिली केवल एक लाश। अब ये तो रही एक काल्पनिक कहानी, और अब आप सुनिए उस द तानाशाह की जिंदगी के किस्से, जिसने ठीक वैसे ही उस जिंदगी को जिया जैसे अभी सुनाई गई कहानी में मुखिया ने किया था। कहानी से यहां बस इतना ही अंतर है कि गांव के मुखिया को एक ही बार सपना आया और वो बेचारा उसी में फंस गया। तो दूसरी तरफ चीन के जिस तानाशाह माओ की कहानी मैं आपको आज सुना रहा हूं, उसको एक के बाद एक कई ख्वाब आए, कई सपने आए और उसकी कीमत चुकाई चीन की आम जनता ने। तो चलिए अब फसाने से हकीकत पर आते हैं। साल था 1949, जब माओ को लगा कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर की तरह ही एक पीआरसी होनी चाहिए, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन दिक्कत यह थी कि माओ का चीन एक खेतीहर मुल्क था, जहां पर प्रमुखता खेती हुआ करती थी। उस समय इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे वहां थे नहीं। ऐसे में माओ की कम्युनिस्ट क्रांति का आधार बने किसान, और साल 1955 में देश में खेती का एक सामूहिककरण कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अपने लिए खेती नहीं कर सकता।
किसी का कोई अपना खेत नहीं होगा, कोई उसकी अपनी फसल, अपनी उपज नहीं होगी, और ना तो कोई खेत बेच सकता था और ना ही वो खरीद सकता था। सब मिलकर जोतें, सब मिलकर बोएं, सब मिलकर उगाएं, लेकिन खाना किसको कितना है यह तय करेगी सरकार और सरकारी नुमाइंदे। जब उपज से व्यक्तिगत कुछ हासिल नहीं होना था तो किसानों ने भी दिल लगाकर काम करना बंद कर दिया। उपज कम होने लगी। केवल 3 बरस लगे जब अनाज का उत्पादन 40% तक नीचे आ गया। चीन के लिए अपने लोगों का पेट भरना तक मुश्किल हो गया था। इसी समय माओ को सपनों की दुनिया में एक सपना आया और माओ को फिर एक सपने में ऐसा लगा कि वो कुछ बदल देंगे, और असली तबाही की शुरुआत भी यहीं से हुई। साल 1958 में चीन ने 5 साल का दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का नाम आप सुन लीजिए, क्या, क्योंकि यही चीन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण उस वक्त पर था। इसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कोशिश थी कि चीन को एक कम्युनिस्ट देश बनाना था, साथ में लानी थी औद्योगिक क्रांति। अभी तक तो चीन में खेती ही सामूहिक थी। प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद गांव में करीब 10-10 हजार लोगों की कम्युनिटी बना दी गई। इस कम्युनिटी के कर्ता धर्ता होते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। ऐसी हर कम्युनिटी को अपनी उपज का 1/3 सरकार को देना होता था ताकि शहरों की जरूरत पूरी हो सके। माओ पूरे देश को एक समुदाय के रूप में बांधने का सपना देख रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अति करना शुरू कर दी। अब वो लोग किसानों को बताने लगे कि क्या उगेगा और कैसे उगेगा। लोगों को झांसा दिया गया कि आप लोग बस खेतों में काम करो, बाकी जरूरतें मसलन दवा, पढ़ाई, लिखाई, ये सब हम देख लेंगे। अफसरों ने एक झूठ तो यहां जनता से बोला और दूसरा झूठ बोला सरकार से। दरअसल हर शख्स चाहता था कि पार्टी के भीतर उसका कद ऊंचा हो, माओ तक उसका नाम पहुंचे। इसके लिए अफसरों ने उपज के फर्जी आंकड़े बताने शुरू कर दिए। जहां अनाज पैदा हो रहा था 10 किलो, वहां पार्टी के सामने डींग हाँक दी कि हमने 50 किलो उगा दिया है। ऐसे में टैक्स भी ज्यादा लगने लगा। कई कम्युनिटी तो ऐसी रही जहां पूरी उपज उस 1/3 वाले हिस्से की भेंट चढ़ गई जो शहरों के लिए देनी थी, और इसके बाद भी हिसाब किताब पर पूरा नहीं हुआ। माओ के दरबार में अपने नंबर बढ़वाने वाले अफसरों ने किसानों के घर से एक एक दाना निकलवाकर शहरों में भिजवा दिया। गांव में जनता भूख से मर रही थी और पार्टी के लोग उन पर कोड़े बरसा रहे थे कि और अनाज लाओ, लेकिन माओ तक ये सारी बात पहुंच नहीं पा रही थी। वो तो अपने सपनों में खोए हुए थे। हर रोज उनको कोई नया ख्वाब आता था। उनके हिसाब से चीन बहुत तेजी से एक सफल कम्युनिस्ट राष्ट्र बन रहा था और अब उसे औद्योगिक मुल्क बनना था। फिर एक फरमान आया कि हर गांव में स्टील बनाओ, हमें ब्रिटेन को पीछे छोड़ना है। यह भी माओ के एक सपने का ही नतीजा था। पार्टी के लोग इस आदेश को भी पूरा करने में जुट गए। किसानों ने घर से अन्न तो गायब हो ही चुका था, किसानों के घर से उनके सामान भी जबरन लिए जाने लगे। किसी भी घर में कोई बर्तन, कोई औजार, साइकिल वगैरह बचा ही नहीं। सब कुछ ले जाकर भट्टी में झोंक दिया गया। और जानते हैं ये भट्टियां कहां लगी थी? किसानों के घरों के पीछे। हर गांव में घरों के पीछे चिमनी खड़ी कर दी गई जो दिन रात धुआं उगल रही थी, और किसानों को खेतों से हटाकर इन भट्टियों पर लगा दिया गया। इससे जो बची खुची जिंदगी थी वो भी मिट्टी में मिल गई। बहुत वक्त नहीं लगा जब इन भट्टियों का धुआं और माओ का सपना मौत का साया बनकर चीन के गांव के ऊपर मंडराने लगा। भूख मिटाने के लिए लोग चूहे, मेंढक, खेतों के अंदर कीड़ों को भी खाने लगे। पेड़ों की पत्तियां, छाल चबाई जाने लगी। लेकिन इनसे भूख कहां मिटने वाली थी। कई परिवार भूख से मर गए। कुछ जगह पूरा का पूरा गांव मौत की आगोश में समा गया। लोगों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनों को दफना सकें। गलियों में, खेतों में हर जगह लाशें सड़ने लगी थी। कुछ साल पहले जो किसान माओ को अपना भगवान मान रहे थे, वो अब अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर हो गए थे। 1958 में नो वर्क नो फूड के कॉन्सेप्ट से कोई नहीं बच सकता था। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी बिना काम खाना नहीं दिया जाता था। अगर किसी ने खेतों से कुछ चुरा लिया तो उसे इतना मारते थे कि उसकी जान चली जाती थी। चीन के ही इतिहासकार हैं यांग जिसहिंग। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि चीन के चेंग हाई प्रोविंस के गांव में उन दिनों एक कलेक्टिव कैंटीन में जहां लोगों को खाना दिया जाता था, वहां एक महिला आई जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। माओ के रेड आर्मी के कमांडर्स ने उसके कपड़े उतरवाए और कहा कि तुम इतनी सिकुड़ क्यों गई हो। सिर्फ 2 टुकड़े ब्रेड के लिए उस महिला को अपनी बेटी उन कमांडर्स को सौंपनी पड़ी थी, और कुछ ही दिनों बाद उस महिला ने भी आत्महत्या कर ली थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड किसानों और मजदूरों के लिए काल बन चुका था। लगातार काम करने से उनकी सेहत खराब हो रही थी और इसका असर फसल की पैदावार पर भी दिखने लगा। सोवियत यूनियन को जो अनाज भेजा जाना था उसकी खेप में भी कमी आने लगी। इससे बौखलाए माओ का इसी बीच एक और ऐलान सामने आया।
एक सुबह उठकर माओ ने ऐलान कर दिया कि जहां गौरैया नाम वाला पक्षी मिले उसे मार दो, उसके अंडों को फोड़ दो। हां, यह सच है। यह वो दौर था जब माओ की गलतियों की वजह से चीन में एक ऐतिहासिक अकाल आया, जिसके चलते लगभग अंदाजे के मुताबिक 3.25 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। माओ को चाटुकार सलाहकारों ने सुझा दिया कि देश में अन्न का अकाल इसलिए है क्योंकि चूहे, मच्छर, मक्खी, गौरैया जैसे जानवर खेतों का अन्न चुरा रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा इन जानवरों के पेट में जा रहा है, इन पक्षियों के पेट में जा रहा है और इन्हीं जानवरों ने देश के विकास को बाधित किया है। अब मक्खी मच्छर को मारना आसान नहीं था, चूहों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन सबसे आसान था गौरैया पक्षी को मारना। तो माओ का विचार यह था कि अनाज सिर्फ इंसानों के लिए होना चाहिए, गौरैया के लिए नहीं। जल्द ही गौरैया को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया। लेकिन चीन ने गौरैया को खत्म करके कितनी बड़ी गलती की, यह मैं आपको अभी आगे बताता हूं। माओ के फैसले के बाद चीन ने गौरैया की हत्या का जोर शोर से सरकारी अभियान शुरू कर दिया गया। लोग उन्हें गोली मारकर मारने लगे, उनके घोंसलों को तोड़ने लगे, उनके अंडे फोड़कर खराब करने लगे। इसके अलावा गौरैया को मारने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे कई देश हक्के बक्के रह गए। वैज्ञानिक तथ्य यह था कि जब गौरैया की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वो अपने घोंसले में वापस चली आती है। खाने की तलाश में उड़ने का काम बहुत थकाने वाला गौरैया के लिए होता है, तो पर्यावरणविदों के अनुसार गौरैया पक्षी शांत स्वभाव का था और होता भी है, शोर शराबे से दूर रहता है। तो लोग इतना शोर मचाते थे, वहां पर ढोल बजाया जाते थे, कई तरीके के शोर करते थे कि गौरैया जमीन पर उतरे ही नहीं, वो उड़ती रहे, घोंसले तक पहुंच ही नहीं पाए। और ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गौरैया पक्षी 15 मिनट तक ही बिना रुके हवा में उड़ती रह सकती है, तो लोगों ने उसे कई घंटों तक हवा में उड़ते रहने के लिए मजबूर किया और नतीजा यह रहा कि गौरैया उड़ते उड़ते थकने लगी और उड़कर जब थक जाती थी तब वो मरकर जमीन पर गिर जाती थी। इसका असर सिर्फ गौरैयों पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य पक्षियों को भी यह भुगतना पड़ा। नतीजतन 2 साल के भीतर ही चीन में गौरैया की संख्या में जोरदार गिरावट आई और चीनी पत्रकार डाई किंग ने इस अभियान के बारे में लिखते हुए एक बार कहा था कि माओ को ना तो जानवरों के बारे में समझ थी और ना ही वो किसी एक्सपर्ट्स की सलाह को समझने को तैयार थे। उन्होंने सिर्फ उन्हें खत्म करने का फैसला किया था, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। कैसे भुगतना पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। जिस अनाज के लिए कत्लेआम किया गया वही अनाज खतरे में आ गया। अनाज पर कीटों का हमला होने लगा। लोगों को यह समझ आ गया कि देश में गलत फैसला लिया गया है। गौरैया आमतौर पर कीटों को, टिड्डियों को खाने का काम करती हैं और कीट टिड्डियां ज्यादातर खेती को बर्बाद करते हैं। उनकी संख्या कम होने से, यानी कि गौरैया मर जाने की वजह से टिड्डियों का प्लेग बढ़ने लगा, फसलें बर्बाद होने लगी, भयानक अकाल आया और लाखों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद माओ को प्राकृतिक संतुलन को फिर से बनाए रखने के लिए रूस से गौरैयाओं को आयात करना पड़ा। जिन गौरैया को उन्होंने मारा था उन्हें वापस से आयात इंपोर्ट करना पड़ा कि हमें गौरैया दे दो। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भूख से बेहाल जनता अमानवीयता पर उतर आई थी। कई जगह से खबरें ऐसी आई कि लोगों ने पड़ोसियों के बच्चों को चुराकर दूसरों को बेच दिया। मजबूरी क्या ना कराती, बदले में किसी का और का बच्चा लिया और उसकी हत्या करके उसका मांस खा लिया गया। अपने ही बच्चों को मारकर लोग खाने लगे और चीन में ये हालात करीब 5 साल तक रहे। 1958 से लेकर 1962 तक चीन एक भयानक भुखमरी से गुजर रहा था। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान 3 से 4 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी और अपने लोगों को कम्युनिस्ट बनाने के चक्कर में चीन खुद हत्यारा बन गया था। इस त्रासदी का सबसे स्याह पहलू यह रहा कि जब उसके अपने भूख से तड़प कर मर रहे थे तब उसके गोदामों में अनाज भरा पड़ा था। चीन निर्यात कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था अनाज का। पूरी पार्टी और उसके लोग माओ का सपना पूरा करने में लगे थे, क्योंकि उनके लिए तो असली चीज वही थी। देश के कई प्रांतों में लाखों लोग मरते जा रहे थे, लेकिन इसकी खबर कभी माओ तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि पहुंचने ही नहीं दी गई। लेकिन फिर पार्टी के कुछ नेताओं को इसकी भनक लगी और उनमें से एक थे पार्टी के सेकंड इन कमांड लियू शाओकी। भुखमरी से हो रही मौत का पता चलने के बाद कोई माओ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेयरमैन पद पर काबिज लियू शाओकी इस इरादे से सबसे जुदा थे। उन्होंने फेमाइन को लेकर जांच के आदेश दे दिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन माओ के द ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोजेक्ट के गाल पर एक जोरदार तमाचा था। सालों बाद किसी ने खुलकर उनके सामने उनकी मुखालफत करने की जरूरत की थी। जांच हुई तो लोगों के मरने के रिकॉर्ड सामने आने लगे। मालूम चला कि अपने खेतों में किसान बंधुआ मजदूर बनकर काम कर रहे थे।
लोगों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। लोगों से जबरदस्ती स्टील की फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। इस रिपोर्ट ने चीन की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। लियो शाओकी ने तुरंत ग्रेट लीप फॉरवर्ड पर रोक लगाने के आदेश दिए और इस घटना को मैन मेड डिजास्टर करार दिया गया। किसानों के खेत उन्हें लौटा दिए गए, कलेक्टिवाइजेशन को हटा दिया गया। लियू सेकाय ने एक बार में ही माओ को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया था। उनकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठ रहे थे, मगर खेल अभी बाकी था, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी पर सवाल उठने खड़े हुए थे, माओ ने उसी आइडियोलॉजी को देश की आइडियोलॉजी बनाकर रख दिया और इस घटनाक्रम को नाम दिया गया कल्चरल रिवॉल्यूशन। 70 के दशक में माओ अब बीमार रहने लगे थे, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी कुर्सी पर जमा हुआ था। 9 सितंबर 1976 को माओ की मौत से खौफ के 27 साल का अंत हुआ। सितंबर 1976 में माओ की मृत्यु के बाद डेंग ने दिवंगत अध्यक्ष के चुने हुए उत्तराधिकारी हुआ गोफेंग को पछाड़ दिया और दिसंबर 1978 में 11वीं केंद्रीय समिति के तीसरे पूर्ण सत्र में चीन के वास्तविक सर्वोपरि नेता बन गए। लेकिन इस अंत ने चीन के भविष्य की नींव रखी और यहां से एक अलग अध्याय चीन का शुरू हो गया। तो डिक्टेटर द तानाशाह का पहला एपिसोड आपने देखा, माओ त्से तुंग की कहानी को आपने सुना। बाकी के तानाशाहों की कहानी भी हम आपको आगे सुनाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।